नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना हालिया है, हाल फिलहाल की है। प्रदेश उड़ीसा, जिला भुवनेश्वर, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। हुआ कुछ यूं कि 11 दिसंबर की देर रात क्योंझर जिले के टिकर गुमरा गांव के रहने वाले रघुनाथ मुंडा को भुवनेश्वर के प्रतिष्ठित शिक्षण संस्थान कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज KISS के प्राचार्य के कार्यालय से ये सूचना दी गई कि आपके बेटे शिबा की तबीयत बहुत खराब है, आप फौरन इंस्टीट्यूट आ जाइए। तुरंत ही वहाँ से रघुनाथ भुवनेश्वर के लिए रवाना हुए। करीब 200 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर से क्योंझर जिले का उनका गांव है, वहाँ से चले। सवेरे वहाँ 8 साढ़े 8 बजे पहुँचे और जैसे ही वहाँ पहुँचे, जैसे लोग उनका इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने बताया कि आपके बेटे की मृत्यु हो गई है, डॉक्टर्स ने इनको मृत घोषित कर दिया है, ये उनकी डेड बॉडी है। निकाल कर उसे, जो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज है, वहाँ उनको बुलाया गया और उसकी डेड बॉडी को सफ़ेद कपड़े में लिपटा कर और उन्हें दे दिया गया और ये कहा कि आप जल्दी से चले जाएं और इसका दाह संस्कार अपने गांव में कर लें। लेकिन इंस्टीट्यूट के कैंपस से जितनी जल्दी चले जाएंगे उतना अच्छा होगा। यह बात थोड़ी सी रघुनाथ को अटपटी लगी। उन्होंने वो वहाँ से पहले उन्होंने बच्चे की लाश देखने की जिद की, कपड़ा हटाया, देखा। उन्हें पता नहीं क्यों ढेर सारी शंकाएं उनके मन में उत्पन्न होने लगी। वो उसे ले आए, क्योंझर जिले पहुँचे और क्योंझर जिले में उन्होंने जब अपने बच्चे को अच्छी तरह से देखा, दाह संस्कार करने के पहले या जो भी संस्कार, उनका अंतिम संस्कार करने के पहले, तो उसे शरीर पर कई जगह चोटों के निशान लगे। वो फौरन वहाँ से गए और उन्होंने एक ज़ीरो FIR, नए जो चेंजेस हुए हैं IPC में, उसमें ज़ीरो FIR का प्राविधान है कि आप देश में कहीं भी किसी अपराध के लिए FIR करा सकते हैं। पहले जो झंझट होती थी कि साहब जहाँ अपराध हुआ है वहाँ कराइए, जहाँ शुरू हुआ है वहाँ कराइए, हम इसे नहीं करेंगे, ये हमारे ज़िले से संबंधित नहीं है। अब ऐसा कोई नहीं कह सकता और इसका उदाहरण भी यही था कि क्योंझर में उन्होंने ज़ीरो FIR दर्ज कर दी। ज़ीरो FIR दर्ज करने के बाद क्योंझर पुलिस स्टेशन ने अपने पुलिस अधीक्षक के माध्यम से भुवनेश्वर के इन्फोसिटी पुलिस स्टेशन, जिस थाना क्षेत्र में ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस पड़ता है, वहाँ को ट्रांसफ़र कर दी और उसकी जांच करने के लिए कहा गया कि आप इसकी जांच करेंगे इस FIR की। बहरहाल भुवनेश्वर में इसकी जांच शुरू हुई और वो जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे, उन्होंने इसके लिए एक टीम बनाई और इसकी प्रॉपर जांच शुरू करवा दी। इन्फोसिटी थाने के इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार साहू को इसकी जांच दी गई। उन्होंने संबंधित पक्षों से जानकारी करनी शुरू की कि आखिर क्या हुआ था, क्योंकि जो स्कूल प्रशासन था, जो कॉलेज प्रशासन था, वो उसने ये बताया था कि ये 2:30 बजे के आसपास बाथरूम गया था, जहाँ ये फिसल कर गिर गया और गिरने से इसकी मौत हो गई, ऐसा उन्होंने बताया। और जल्दी जल्दी में सब कुछ किया गया कि उसको अपने ही कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में भेजा गया बिना पोस्टमार्टम के। वहाँ डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया और फौरन ही इसको सफ़ेद कपड़ों में उसको बेचारे को लिपटा कर और उसके बाप को बुलाकर उसकी बॉडी देकर ये कहा गया कि आप तुरंत यहाँ से चले जाएं। खैर, पुलिस ने इसकी जांच शुरू की और जांच में बहुत सी चीज़ें पता लगी। भुवनेश्वर के जो पुलिस कमिश्नर थे, S देव दत्ता सिंह, इन्होंने इसमें जिसे कहते हैं ना कि दूध और पानी का पानी करने में बड़ी भारी भूमिका अदा की।
फिर ये जो इंस्टीट्यूट था उसके बारे में आप जान लें कि ये 30,000 स्टूडेंट्स वाला, 30,000 छात्रों वाला इंस्टीट्यूट आदिवासी छात्रों का दुनिया का सबसे बड़ा आवासीय स्कूल है। यहाँ पर मुफ्त आदिवासी बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी जाती है और कलिंगा इंस्टीट्यूट या कलिंगा नाम से जो शिक्षण संस्थान है उसमें हर तरह की डिग्री और डिप्लोमा के कोर्सेज किए जाते हैं। फिर जब जांच पड़ताल इसकी आगे शुरू की गई तो ये पता लगा कि झगड़े की शुरुआत एक बाल्टी से हुई थी। रात करीब 2:30 बजे के आसपास ये लड़का मृतक शिवा ये वहाँ पर बाथरूम गया था और इसी बीच में एक और लड़के ने आकर उससे उसकी बाल्टी मांगी। उसने बाल्टी देने से मना किया। रात में ही उसने 2 और अपने दोस्तों को बुलवाया और उसके साथ पहले मारपीट की, फिर उसके बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। शुरुआत में स्कूल ने शिवा की मौत को हादसा अपने आप ही डिक्लेयर कर दिया और जब ये पता लगा तो एकदम सवेरे सवेरे उसकी डेड बॉडी को शिवा की डेड बॉडी को कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने बिना पोस्टमार्टम के ही उसे मृत घोषित कर दिया और गिरने के कारण दिल का दौरा पड़ना ऐसा कारण उनको बता दिया और दे दिया गया और कोई मेडिकल रिपोर्ट भी उपलब्ध नहीं कराई। और इसी जल्दबाजी की वजह से शिवा के पिता रघुनाथ मुंडा को शक हुआ और उन्होंने इसकी 0 FIR कर दी। कमिश्नर एस देवदत्ता सिंह ने बताया कि हत्या का मामला है, यह हादसा बिल्कुल नहीं है। हादसे के 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया। तीनों ही नाबालिग हैं और तीनों ही जोकर गैंग नाम का एक गैंग चलाते थे। खुलेआम कहते थे कि हमारा जोकर गैंग है। वो जोकर नाम की एक फिल्म से प्रभावित थे और उसी के नाम पर और पूरे हॉस्टल में, पूरे इंस्टीट्यूट में उत्पात करते थे। जगह जगह कमरों में, क्लासरूम्स में और हॉस्टल की दीवारों में जोकर गैंग उन लोगों ने ही लिख रखा था। खैर, उन्हें गिरफ्तार करके जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के सामने पेश किया गया और उन्हें सुधार गृह में, बाल सुधार गृह यानी ऑब्जर्वेशन होम में भेज दिया गया। इसी के साथ साथ इंस्टीट्यूट के 8 अधिकारियों को हत्या, सबूत मिटाने और लापरवाही के आरोप में भी गिरफ्तार किया गया। ये सभी स्कूल के बड़े पदाधिकारी, बड़े अध्यापक और प्राध्यापक थे, जिसमें एडिशनल CEO कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज के एडिशनल CEO प्रमोद पात्रा और हॉस्टल के वार्डन भी शामिल हैं। शिवा के पिता रघुनाथ मुंडा ने अपने बयान में बताया कि शिवा 3 भाइयों में सबसे बड़ा था। शिवा अच्छी पढ़ाई उसको मिले, इसके लिए उसने जैसे सपनों में होता है ना कि भुवनेश्वर भेज के अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा, लिहाजा उसे भुवनेश्वर भेजा क्योंकि वहाँ मुफ्त पढ़ाई होती थी, रहना खाना सब मुफ्त था। और रघुनाथ कहते हैं कि हमारे जैसे गरीब परिवार के लिए ये एक सपना जैसा था। रघुनाथ ने यह भी बताया कि वो लगभग हर महीने जाते थे हॉस्टल में, अपने बेटे शिवा से मिलते थे, उसे घर से लाया हुआ कुछ खाना और थोड़ा बहुत पॉकेट मनी जो अरेंज करके ले आते थे वो उसको देते थे। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो आते थे उसके सब दोस्त इकट्ठा होते थे, मैं बच्चे के बारे में पूछता भी था और सभी कहते थे कि शिवा से किसी को कोई शिकायत नहीं है। वो खुद भी कहता था कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही है। रघुनाथ बयान में आगे बताते हैं कि स्कूल ने हमें गुमराह किया, पुलिस को नहीं बताया, सबूत मिटा दिए। अगर समय से जांच होती, जैसे हॉस्टल के अधिकारियों को या पदाधिकारियों को, वार्डन को, इन सबको 3-3:15 बजे के आसपास इसकी सूचना मिल गई थी, उन्हें अगर बच्चे को वो तुरंत ले गए होते कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज तो हो सकता है उसकी जान बच जाती। लेकिन काफ़ी विलंब से करीब 8 बजे उन लोगों ने उसे वहाँ भेजा, तब तक शायद उसकी मौत हो चुकी थी।
पुलिस ने उनसे पूछा कि आपको ये कैसे शक हुआ, जब आपको बार बार आप हॉस्टल प्रशासन कह रहा था कि बाथरूम में गिरने से, सिर में चोट लगने से, हार्ट अटैक होने से इसकी मृत्यु हुई है, तो आखिरकार आपको ये हत्या कैसे लगा? उनका साहब बॉडी में ले गया और फिर मैंने जब बॉडी को देखा तो उसके शरीर पर कई जगह खरोंच, दबाव और गले पर निशान मुझे दिखाई पड़े, जिसकी वजह से मुझे ये शक हुआ कि हत्या नहीं, ये आत्महत्या नहीं, ये हादसा नहीं, हत्या है। शिबा की मां जेनामणि कहती हैं कि शिबा जब घर आता था तो छोटे भाइयों को खुद पढ़ाता था और उनके साथ खेलता था। गांव में सभी बच्चे उससे बहुत प्यार करते थे। फिर स्कूल के लड़कों का बयान पुलिस ने लिया तो कुछ बच्चों से जिनसे पुलिस की बात हुई उन्होंने बताया कि स्कूल का स्टाफ बहुत खराब है, यहाँ के मैनेजमेंट में भी बहुत परेशानियां हैं। कैंपस के अंदर कई स्टूडेंट्स ने अपने ग्रुप बना रखे हैं, ग्रुप या गैंग जिन्हें वो कह रहे थे। पुलिस के मुताबिक जोकर गैंग 3 नाबालिग छात्रों का एक गिरोह है। ध्यान रखिएगा, नाबालिग छात्रों का एक गैंग जो इंस्टीट्यूट के भीतर उत्पात मचाता था, आतंक मचा के रखा था। जोकर फिल्म से प्रेरित होकर उन्होंने अपने ग्रुप का नाम जोकर रखा था, ऐसा वहाँ के लोगों ने बताया। जो बच्चे थे वहाँ के, हॉस्टल की दीवारों पर चौक से जोकर गैंग लिखा रहता था। हालांकि ये सभी बच्चे आदिवासी समुदाय से ही आते थे, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट ही आदिवासी बच्चों की पढ़ाई के लिए बना था। आरोप है कि पहले भी कुछ छात्रों ने इसी गैंग के कुछ लोगों ने छात्रों से मारपीट की। एक बार दाल गिरने को लेकर इनसे झगड़ा हुआ था। यही शिबा के विवाद का जड़ था। दाल हॉस्टल में गिरी थी, उसको लेकर कुछ बच्चों में झगड़ा हुआ, उसमें जोकर गैंग के लोग आ गए और उन लोगों ने कुछ बच्चों की पिटाई की। जिन बच्चों को पीटा जा रहा था, शिबा ने उनकी मदद की या उनको पिटने से रोका। यहीं से इस झगड़े की जड़ थी। और उस दिन जब वो रात में वो बाथरूम जा रहा था अपनी बाल्टी लेके, तो इसी गैंग के एक लड़के ने उससे बाल्टी मांगी तो उसने देने से मना कर दिया। बाकी दोनों अपने गैंग के जो मेंबर्स हैं उनको बुलाया और फिर पिटाई करके उसकी गला दबाकर हत्या कर दी गई। स्कूल में चल रहे गैंग और शिबा की हत्या पर इंस्पेक्टर महेंद्र कुमार साहू, जो थाना प्रभारी थे इन्फो सिटी थाने के, वो बताते हैं कि घटना के रात शिबा मुंडा करीब 2 बजे बाथरूम गया था। इस दौरान आरोपियों में से एक ने शिबा से उसकी बाल्टी मांगी। बाल्टी देने से शिबा ने इनकार किया। आरोपियों ने अपने बनाए जोकर गैंग के बाकी सदस्यों को बुला लिया, दोनों को, और तीनों ने मिलकर रात करीब 2:45 बजे शिबा मुंडा की गला घोंटकर हत्या कर दी। उस समय हॉस्टल में ज़्यादातर लड़के सो रहे थे, इसलिए घटना की जानकारी किसी को भी नहीं हो पाई। स्कूल के स्टाफ ने सबसे पहले पूरा वॉशरूम या बाथरूम उसको अच्छी तरह साफ कर दिया, बाल्टी को उसकी जगह रख दिया ताकि ये कहने को ना हो कि साहब बाल्टी के लिए झगड़ा हुआ था। यानी कई एक काम ऐसे किए कि ताकि जब पुलिस जांच में पहुंचे तो ये बात साबित ना हो सके कि बच्चों ने ही उसकी हत्या की है। वो बार बार इसको एक हादसा बता रहे थे। शिबा की जांच करने वाले KIMS कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के डॉक्टरों की भूमिका भी संदिग्ध है। आरोप है कि उन्होंने बिना पोस्टमार्टम के डेथ सर्टिफिकेट जारी कर दिया। पुलिस कमिश्नर S देवदत्ता सिंह ने कहा कि अस्पताल की लापरवाही की भी जांच हमारी जांच में शामिल है। कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज और कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दोनों एक ही ग्रुप के इंस्टीट्यूट हैं, इसलिए भी मामले को दबाने का जो आरोप है उसमें कुछ दम या कुछ बल दिखाई पड़ता है। स्कूल ने मौत की वजह को छिपाया, गवाहों को धमकाया, सबूत को मिटाया और KIMS के डॉक्टरों ने फर्जी सर्टिफिकेट दे दिया बिना किसी पोस्टमार्टम के। परिवार पर जल्दी से शव को कैंपस के बाहर ले जाने का दबाव डाला गया। पुलिस ने उनकी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। ये सब इंस्टीट्यूट की साख बचाने के लिए किया गया, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट में दावा है। जांच में यह भी फैक्ट सामने आया कि स्कूल ने पुलिस को खबर नहीं की और शायद इसीलिए रघुनाथ मुंडा ने अपने यहाँ जाकर, अपने ज़िले में जाकर वहाँ 0 FIR की और 0 FIR करके जैसे ही ये FIR
यहाँ भुवनेश्वर के थाने पर आई तो तुरंत ही पुलिस ने प्रिंसिपल रश्मि रंजन नायक को 17 दिसंबर को गिरफ्तार कर लिया। एडिशनल सीईओ प्रमोद कुमार पात्रा को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने जो पीआरओ हैं, पीआरओ डायरेक्टर जो कलिंगा इंस्टीट्यूट के हैं, श्रद्धांजलि नायक, उनसे भी उनका भी बयान लिया गया। तो उन्होंने भी बताया कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, लेकिन अभी हम किसी रिजल्ट पर नहीं पहुंचे हैं। अच्छा, ये कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज, जिसे किस भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उनका वो पहले भी विवादों में रहा है और बहुत विवादों में रहा है। संस्थान के फाउंडर अच्युत सामंत बीजेडी के पूर्व सांसद हैं। मतलब राजनीति के कॉकटेल के बिना ये सब दिखाई ही नहीं पड़ता, संभव ही नहीं है, ऐसा लगता है। केआईएसएस और इससे जुड़े केआईआईटी कैंपस में पहले भी संदिग्ध मौतें हुई हैं, और पहले क्या, इसी साल ऐसी संदिग्ध मौतें हुई हैं जिनके कारण कैंपस के भीतर का वातावरण बहुत अच्छा नहीं है। 16 फरवरी 2025 को बीटेक थर्ड ईयर के स्टूडेंट प्रकृत लामसाल ने केआईआईटी यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में सुसाइड कर लिया था। इसके बाद उड़ीसा विधानसभा से लेकर नेपाल की संसद में बहुत हंगामा हुआ था। प्रकृति लामसाल के पिता सुनील लामसाल ने आरोप लगाया कि उसकी बेटी को उसका बैचमेट अद्विक श्रीवास्तव परेशान करता था। ये बात यूनिवर्सिटी प्रशासन को बार बार बताई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई न करने की वजह से भारी दबाव और अवसाद में उस लड़की प्रकृति लामसाल ने आत्महत्या कर ली। इसी वजह से पुलिस ने अद्विक समेत 11 दूसरे आरोपियों को भी गिरफ्तार किया था, जो उस बच्ची को लगातार परेशान कर रहे थे। उसके साथ साथ उनको भी गिरफ्तार किया गया जिनके ऊपर ऐसी घटनाओं पर कार्रवाई करने की जिम्मेदारी थी। उसी के बाद मई 25 में बीटेक साइंस की स्टूडेंट प्रिसा शाह ने सुसाइड कर लिया। उसकी डेड बॉडी भी कमरे में पंखे से लटकी हुई मिली, जिसको पुलिस ने आत्महत्या माना। हालांकि वहां के लड़के इसे आत्महत्या मानने को आज भी तैयार नहीं है। एक और केस इसी केआईएसएस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी से, इसी संस्थान के जुड़ा हुआ है कि बीटेक फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट राहुल यादव, उसका शव उसके हॉस्टल के कमरे में फंदे पर लटका मिला। ये सीरीज ऑफ इवेंट हैं जो इस साल हुए हैं, जिनमें लड़कों के शव, लड़कियों के शव कमरे में पंखे से फंदे पर लटके हुए मिले थे। राहुल यादव का शव भी इसी तरह मिला था। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई कर रहा राहुल यादव छत्तीसगढ़ का रहने वाला था। शुरुआती जांच में पता लगा कि राहुल के किसी लड़की के साथ रिलेशन में थे। राहुल की मां निर्मला यादव बताती हैं कि लड़की के पिता राहुल को धमकाया करते थे, जिसकी वजह से वो मानसिक तनाव में था। राहुल की मां ने कहा कि मैंने कई बार व्यक्तिगत तौर पर भी और टेलीफोन करके भी हॉस्टल प्रशासन से कहा था कि राहुल पर नज़र रखिए, और अगर इस तरह की शिकायत या लड़की के पिता जो कह रहे हैं वो सही है तो हमें बताइए, हम उस लड़के को इंस्टीट्यूट से बाहर निकाल लेंगे। लेकिन किसी ने कोई ध्यान कभी नहीं दिया, और फाइनली या अंत में राहुल ने भी आत्महत्या कर ली। आज की घटना देखिए, नाबालिग या बस बालिग हुए बच्चों में जो मानसिकता पनप रही है और अपराध की ओर जो उनका आकर्षण बढ़ता जा रहा है, ये बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है, समाज के लिए बहुत खतरनाक ट्रेंड है। अभी हम नई पीढ़ी की एक नस्ल के खराब होने से उबर नहीं पाए हैं, जो नशे की गिरफ्त में आ गई। पंजाब से शुरू हुई ये कहानी एनसीआर होते हुए पूरे देश में लगभग फैल गई है। उड़ता पंजाब जिसे कहा गया, जिस पर फिल्म भी बनी, कि वहाँ की एक पूरी की पूरी पीढ़ी नशे में बर्बाद हो गई। सस्ता और सूखा नशा जिसे कहते हैं, वो करते करते एडिक्शन में वो पूरा का पूरा परिवार, वो क्या बर्बाद होंगे, बर्बाद तो उसके परिवार होते हैं जिसके घर का लड़का ड्रग एडिक्ट हो जाता है। और ये जो ड्रग
एडिक्शन का जो सिलसिला है, इसका सबसे बड़ा टारगेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स ही होते हैं, और खासकर वहाँ पर जहाँ हॉस्टल की सुविधा होती है। हॉस्टल में जो बच्चे जाया करते हैं, उनके पिता या तो पूंजीपति होते हैं, धनाढ्य होते हैं, या फिर जिसे वो कहते हैं धन पशु होते हैं, कि बच्चों को पढ़ाने के लिए एक सोशल स्टेटस है कि मेरा लड़का तो देहरादून में पढ़ रहा है, मैंने उसको पढ़ाने के लिए वहाँ भेजा है, चंडीगढ़ भेजा है, तमाम और जगहों में स्कूलिंग जहाँ होती है छात्रावास के माध्यम से, वहाँ पर भेजने की बात कही जाती है। और यही सबसे सॉफ्ट टारगेट हैं इस तरह के जो मादक द्रव्य या मादक पदार्थ या नशे के कारोबारियों के लिए। ये उन पर पहले पैसा खर्च करते हैं, फिर उन्हें हल्के हल्के लत लगाते हैं, और जब एक बार वो एडिक्ट हो जाता है, फिर उनसे मनमानी पैसा, अनाप शनाप पैसा उनसे वसूल करते हैं। और जब ये बात मान लिया, पता लग गई घर वालों को, पाबंदी लगाई गई, जो उसको पॉकेट मनी दी जाती थी वो कम कर दी गई, और बाकी जो खाने पीने में जो पैसा खर्च होता था वो घर वाले खुद देने लगे। तो फिर ऐसे लोग अपने नशे की पूर्ति करने के लिए छोटे मोटे अपराध से अपनी कहानी शुरू करते हैं, और बाद में बड़े अपराध की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। अब रही बात इस कलिंगा इंस्टीट्यूट की, ये उड़ीसा के प्रतिष्ठित शिक्षा संस्थानों में एक है। कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है जिसकी डिग्री डिप्लोमा कोर्स यहाँ पर नहीं है, कोई ऐसा पाठ्यक्रम नहीं है। इंजीनियरिंग से, मैनेजमेंट से लेकर नर्सिंग तक और बाकी सारे पाठ्यक्रम यहाँ उपलब्ध हैं, लेकिन शायद अनुशासन अनुपलब्ध है, अनुशासन की कमी है। कैंपस के अनुशासन बनाने वालों ने अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं किया, और यही वजह है कि ये कागजों पर ये अनुशासन का काम लोग करते रहे, लेकिन अनुशासन हीन हो गया इनका कैंपस। और शायद इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि उस हॉस्टल में खुलेआम 3 लड़के जोकर गैंग के नाम से अपना गैंग चलाते थे। वहाँ की दीवारों को रंग रखा था जोकर गैंग जिंदाबाद। लड़कों के बीच में उत्पात मचाना, आतंक पैदा करना, उनसे पैसा छीन लेना, अपनी ज़रूरतें उनके पैसों से पूरी करना, इस तरह का आतंक था। लेकिन वहाँ का वार्डन, प्रॉक्टर, अनुशासन समितियाँ, ये सब अपना काम कागज़ों में ही करती रहीं, ज़मीन पर कुछ भी नहीं दिखाई पड़ा। और इन्हीं की वजह से, इन्हीं के कागज़ों पर यह कार्रवाई करने से या कागज़ों में अनुशासन बनाने के कारण ही कई बच्चों ने या तो आत्महत्या कर ली या उनकी हत्या हो गई। अगर पहले बड़ी कार्रवाई हुई होती तो ये हत्या तो कम से कम न होती। जब कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस के पापों का घड़ा भर गया, तो फिर अब की बार जो घटना हुई उसमें प्रिंसिपल सहित अनुशासन के जिम्मेदार अध्यापक, अध्यापिकाएं, जो भी अध्यापक या प्राध्यापक जो भी रहे हों, इन सब की गिरफ्तारी हुई और इन सबको जेल जाना पड़ा। अगर किसी शिक्षण संस्थान में ऐसी आपराधिक घटनाएं बार बार हो रही हैं और संस्थान कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है, या फिर ऐसी घटनाओं पर संस्थान पर्दा डालने का काम कर रहा है, ये कारण देते हुए कि संस्थान की बदनामी होगी, लेकिन ये कारण सही कारण नहीं, ये सिर्फ बोलने वाला कारण है। कारण ये है कि अगर इसका ज़्यादा हल्ला होगा तो लड़के फिर आएंगे नहीं, तो फिर उनको धन कैसे मिलेगा, जिस धन के लिए दरअसल ये सब बिजनेस सेंटर्स हैं, ये दुकानें खुली हुई हैं, ज़्यादा पैसा दे के लोग बच्चों का एडमिशन कराते हैं और उसी की प्रॉफिट से ये दूसरी दुकान खोल लेते हैं। तो उस संस्थान की बदनामी को बचाने के लिए ऐसे लोग जो ऐसे अपराध पर पर्दा ढकने की कोशिश कर रहे हैं या अपराधियों को बचा रहे हैं, तो सरकार को ऐसे संस्थानों को फौरन बंद कर देना चाहिए, जिन्होंने संस्थान को या कैंपस को सिर्फ पैसा कमाने का साधन बना रखा है। अनुशासन जैसी चीज़ बिल्कुल है ही नहीं कैंपस में, और जहाँ लड़के इस तरह से सीरीज में आत्महत्या कर रहे हैं, बिना कारण का पता किए फिर हत्या कर रहे हैं, ये तो बहुत ही, आत्महत्या तो खैर ठीक है, बड़े शिक्षण संस्थानों में लड़के जब दबाव में
पढ़ाई के दबाव में या अपेक्षित रिजल्ट ना आने के दबाव में कभी कभार आत्महत्या की शिकायतें मिलती हैं, लेकिन यहाँ आत्महत्या का कारण दूसरा है। लड़की से छेड़खानी करने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं, लड़के को परेशान करने वालों पे कोई कार्रवाई नहीं, और इन्हीं कारणों से यहाँ पर कई छात्रों ने सुसाइड किया। और दूसरा जो लक्षण है इस समय कि नई उम्र के बच्चों में अपराध एक पैशन बनता जा रहा है। ये बहुत ही खतरनाक, मैंने शुरू में कहा, बहुत ही खतरनाक ट्रेंड है। कट्टा लेकर रील बनाना, बीच सड़क पर तलवार से गाड़ी के बोनट पे रख के केक काट के जन्मदिवस मनाना, बीच सड़क पर, चलती हुई सड़क पर लोग देखें और फिर उसकी रील बनाना, गोली चलाते हुए देखकर रील बनाना, हवा में फायर करते हुए दिखाकर रील बनाना। ये संकेत हैं कि नई पीढ़ी अपनी राह से भटक रही है। समाज को भी कुछ योगदान देना पड़ेगा ताकि ये घटनाएं न हों और ये पीढ़ी सही दिशा में चले। अपने बच्चों को संस्कार की शिक्षा देनी होगी और अपराध के नुकसान के बारे में घर के बड़ों को उन्हें बराबर बताना होगा, सतर्क करना होगा, वरना जो ये नई पीढ़ी जिस तरह से दूसरे रास्ते पर जा रही है, फिर इसको रोकना बहुत कठिन हो जाएगा। आशा है आप मेरी इन सब बातों से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।